तो अब तक 6 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। 8-5 तक हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखना है। फिर उसके बाद सीधा हम कोड की तरफ चले जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। और जब क्लास एंड हो जाएगी, इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास भी है PHP की, तो उसके बाद हो सकता है 11 से 12 बजे के दरमियान मैं आपको एक असाइनमेंट भी असाइन कर दूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 2 होगा आपका। तो आप में से बहुत से ने असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट किया था और सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा असाइनमेंट किया था। मगर ये वाला असाइनमेंट जो होगा ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, मगर वही चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट्स वही होंगे जो मैंने करवाए हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से क्लास लेते हैं और जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ अगर आपको समझ आती है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा वो असाइनमेंट करना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई मसला नहीं हो रहा। कल मेरा इंटरनेट में थोड़ा इशू था, इसलिए मेरी आवाज़ मैंने जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, जब यूट्यूब पे अपलोड किए, तो उसमें थोड़ा सा इशू भी था। तो चलते हैं हम अपने आज के एजेंडे की तरफ। तो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे पाइथन में, और हमने पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, किसी भी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की पांच बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, ये तो हम देखते ही हैं हर लैंग्वेज में। तो जो छठा था एक्सपोनेंटेशन का, ये है, ये पाइथन का यानी कि सबसे अलग से एक ऑपरेटर है, जिसको हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। ये पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, नाम से पता लग रहा है असाइनमेंट का मतलब कोई चीज असाइन करना। ठीक है, तो पाइथन के अंदर कोई चीज असाइन करने के लिए हमारे पास ये 5 असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल्स। हम सबको पता है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसके लिए हम इक्वल्स का ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 5। इसमें x एक वेरिएबल है जिसको हमने एक वैल्यू असाइन की है, क्या, 5। तो ये जो इक्वल्स का जो ऑपरेटर है, इसके राइट हैंड साइड पे वो डेटा होता है जो हम असाइन कर रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो वेरिएबल होता है जिसको हम डेटा असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको हमने आमतौर पे यूज भी किया है। ठीक है, तो इसको इसकी कोड एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं। सेकंड है प्लस इक्वल्स। ठीक है, प्लस इक्वल्स एक ऑपरेटर है असाइनमेंट का। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोड भी कर लेंगे। x प्लस इक्वल्स टू 3, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसका देखें आगे सेम एज क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। बस ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, प्लस इक्वल्स शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की, कि हमने क्या किया, x के वेरिएबल में x की अपनी वैल्यू भी रहने दी और उसमें 3 ऐड भी कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x के अंदर पहले वैल्यू थी 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x प्लस इक्वल टू 3 करेंगे, तो x के अंदर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि 5 जो पहली वैल्यू प्लस 3, 5 में 3 ऐड करो, क्या बन जाएगा, 8। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू वाला क्या करेगा, इस 8 को x को असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये वाले जो डेटा है राइट हैंड साइड पे, ये डेटा बन जाएगा हमारा, क्योंकि 5 प्लस 3 8 एक डेटा हो गया, और ये डेटा असाइन हो जाएगा हमारे x के वेरिएबल को। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो है प्लस इक्वल। ठीक है, उसी तरह माइनस इक्वल से, तो माइनस इक्वल में क्या होगा, x के पुराने डेटा में से 3 माइनस कर रहे हैं हम। मिसाल के तौर पर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, x में 5 था, तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। तो x को जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, x के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, उसी तरह जो थर्ड है मल्टीप्लाई इक्वल टू, और फोर्थ है डिवाइड इक्वल टू, यानी कि x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का मतलब x के अंदर जो पहली वैल्यू है पहले से जो मौजूद है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो,
और वापस x को वो वैल्यू असाइन कर दो जो भी इसका आउटपुट होगा इस मल्टीप्लिकेशन का। एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 15। 15 को 3 को असाइन कर दो, ठीक, सॉरी x को असाइन कर दो। चौथा डिवाइड इक्वल्स टू वही कॉन्सेप्ट, मिसाल के तौर पर x में 10 है, सॉरी 10 नहीं 9 है, तो 9 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 3। तो x में जो वैल्यू आ जाएगी इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद या इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या आंसर आ जाएगा हमारे x में 3। ठीक है, इसको जरा हम टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर की तरफ। REPL.it हमारा ऑनलाइन कोड एडिटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने ये कमेंट डाल दिया। सबसे पहले तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहला वाला मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ अपने वेरिएबल का नाम x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो वेरिएबल x है इसको मैंने क्या असाइन कर दिया वैल्यू 10। तो ये जो इक्वल्स का जो ऑपरेटर है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मैंने x को असाइन किया है 10। ठीक है, अब प्लस इक्वल्स टू x प्लस इक्वल्स टू 10। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी जब हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो x के वेरिएबल में 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अच्छा पाइथन के अंदर ये जो सेमी कोलॉन्स की जरूरत नहीं होती, तो इनको लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा लें तो एरर नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड लाइन पे क्या हुआ x प्लस इक्वल टू 10। x के अंदर पहले से 10 मौजूद था, आप क्या कर रहे हैं इसमें पहले वैल्यू को भी रहने दे रहे हैं और 10 मजीद ऐड कर रहे हैं। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इसको जरा हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको प्रिंट करेंगे x को तो हमारा जो आउटपुट होगा 20 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे हम माइनस इक्वल्स टू भी देख लेते हैं, x माइनस इक्वल्स टू 5। सही है, इसमें क्या हो रहा है भाई, अब x की वैल्यू यहाँ तक इस लाइन तक क्या थी, इस लाइन तक 20 थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा माइनस इक्वल्स टू कर देगा 20, x के अंदर पहली वैल्यू 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 15। जब हम इसको प्रिंट करेंगे और मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 15। ये पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट और ये दूसरा वाला। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मुझे बताएं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, अब शो हो रहा होगा सबको यकीनन। तो प्लस इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होती हैं बच्चों की। क्या, मैं एक लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ x प्लस 10। ठीक है, ये एक कोड मैंने लिख लिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं जो प्लस है ना, ये जो सिंपल प्लस वाला ऑपरेटर है, जो कौन सा ऑपरेटर है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये क्या करेगा x में वैल्यू 10 ऐड कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस सिंगल प्लस वाला, ये वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर ऐड नहीं करेगा 10 को, बस ये क्या करेगा x की वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, उठाएगा 10 को उठाएगा, इन दोनों को ऐड करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। बस x के वेरिएबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस ऑपरेटर से। देख लेते हैं, x की वैल्यू 10 थी, मैंने क्या किया x प्लस 10, आंसर आपकी नजर में 20 होगा क्योंकि यहाँ पे हम x में 10 प्लस कर रहे हैं, मगर हकीकत में आंसर 10 ही होगा। इसको जब मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ देखे 10। ठीक है, इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल नहीं रहिएगा कि प्लस जो है इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ऐड कर देता है और अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जो प्लस का ऑपरेटर है डेटा को स्टोर नहीं करता बल्कि इसकी वैल्यू को उठाएगा और इसकी वैल्यू को उठाएगा बस, और जो भी आउटपुट होगा प्लस का उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप में नहीं होनी चाहिए। प्लस इक्वल टू ये काम करता है कि वेरिएबल को अफेक्ट करता है उसके डेटा को। सही है, ये बिल्कुल सेम इसके है कि x इज इक्वल टू x प्लस 10। सही, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, अब हम मल्टीप्लाई इक्वल टू कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक इस लाइन तक हमारा आंसर क्या था 15 था। 15 5 थोड़ा इसको 2 कर देता हूँ आसानी के लिए, 15 2 30। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा 30। इसको मैं रन कर रहा हूँ, हमारा आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे आप देखें 30। ठीक है, क्योंकि इस लाइन ऑफ कोड तक हमारा x का जो आउटपुट था यहाँ तक, मतलब यहाँ तक हमारा x की वैल्यू थी 15।
अब x में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, मतलब x में जो भी वैल्यू है पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और वापस x में स्टोर कर दो, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ तक इस लाइन ऑफ कोड तक x के अंदर वैल्यू हो गई 30। अब मैं क्या करता हूँ, x डिवाइड इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू जो पहले से मौजूद है वो डिवाइड हो जाएगी 2 से, तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं और हमारा आंसर यकीनन क्या होगा, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो आखिरी लाइन तक हमारा आंसर क्या आ गया, 15। और अब देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसने यहाँ तक तमाम नंबर इंटीजर थे, जबकि डिवीजन के बाद हमारा जो आउटपुट आया उसके आगे डॉट जीरो भी आ गया। उसकी वजह यह है कि जो डिवीजन का जो ऑपरेटर है, जो दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करता है, वो हमेशा एक फ्लोट डेटा रिटर्न करता है, फ्लोटिंग पॉइंट। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक अगर मैं प्रिंट करूं टाइप को, प्रिंट करूं एक्स की टाइप को, टाइप ऑफ एक्स, एक्स जो वेरिएबल है उसकी टाइप को अगर इस लाइन यहाँ तक प्रिंट करूं तो हमारा आंसर क्या होगा। और फिर इसके बाद डिवीजन के बाद हम एक्स की टाइप को प्रिंट करें तब क्या होगा, हम देखते हैं। ये देखें, शुरू के कोड से लेकर यहाँ तक एक्स की डेटा टाइप इंटीजर थी, क्योंकि हमने प्लस का ऑपरेटर यूज किया, माइनस का ऑपरेटर यूज किया और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज किया। तो जब शुरू में ही एक्स इंटीजर था, तो इंटीजर को जब किसी इंटीजर से प्लस करेंगे तो आंसर इंटीजर ही होगा, इंटीजर को किसी इंटीजर से माइनस करेंगे तो आंसर इंटीजर ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंटीजर ही रहेगा। मगर जब हमने इंटीजर को किसी इंटीजर ही से डिवाइड किया, मगर हमारा आंसर क्या हुआ, फ्लोट, ठीक है, 15.0 आंसर आया। तो डिवीजन का जो ऑपरेटर है हमेशा इंटीजर को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आ गए हैं तो आप मुझे जरा चैट में बता दें यस, ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं है उम्मीद है। और ये जो मैं कोड करता हूँ आप लोगों को समझ तो आ रही होती है ना, ये ना हो कि आप लोगों को समझ ही ना आ रही हो कि मैं क्या कोड कर रहा हूँ, क्या हिसाब चल रहा है। यहाँ पे देखें, पहले x को वैल्यू असाइन की, फिर प्लस इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज किया जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो पिछले x की पिछली वैल्यू को भी रखेगा और नई वैल्यू को ऐड कर देगा और x के अंदर वापस स्टोर कर देगा। पिछली वैल्यू 10 थी, उसमें नई वैल्यू 10 ऐड की, 20 हो गया और x में स्टोर कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसी तरह माइनस इक्वल टू का भी यही काम है, बस वो क्या करता है, माइनस कर देता है पिछली वैल्यू में से न्यू वैल्यू को, और मल्टीप्लाई पिछली वैल्यू में न्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है, और डिवाइड पिछली वैल्यू से न्यू वैल्यू को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और डिवीजन में मैंने आपको एक खास बात बता दी कि जब भी पाइथन में किसी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, हमें रिटर्न क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स? हमें पता है जब भी किसी लॉजिक को परफॉर्म करना होता है, लॉजिक क्या होती है, अगर ये काम और ये भी है तो ये काम करना, ये जो इस किस्म के जो सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, रोबोटिक्स मिसाल के तौर पर, एक मैंने कार बनाई है बड़ी बेहतरीन, वो कार क्या करती है, ऑटोमेटिकली चलती है, ठीक है। उसमें एक रोबोट बैठा हुआ है मिसाल के तौर पर, वो ऑटोमेटिकली कार को खुद से चलाता है। अब उसके रोल क्या होंगे उस रोबोट के, कि जब रेड सिग्नल हो तो आपने कार को रोकना है। अगर आगे रोड एंड हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो राइट की तरफ जाओ या लेफ्ट की तरफ, यानी कि अगर दोनों तरफ रोड मौजूद है तो, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, ठीक है, जो लगानी पड़ती है रोबोट को कि भाई मुझे करना क्या है, अब अभी इस वक्त मुझे क्या करना है। अगर आगे रेड सिग्नल है तो मुझे गाड़ी इसी तरह चलाई रखनी है या रोकनी है। तो ये जो लॉजिक्स होती हैं ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ ऑपरेटर्स के जरिए। हमने सी शार्प वगैरह अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें डबल एंड, डबल और, मतलब डबल, वो जो स्लैश सिंबल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जबकि पाइथन क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत करीब है, इसलिए पाइथन के अंदर इंग्लिश के ही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड, ए एंड डी, और के लिए ओ आर, और नॉट के लिए एन ओ टी नॉट, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है एंड, इसका काम क्या है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रिटर्न ट्रू,
इफ बोथ स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अच्छा कोई भी ऑपरेटर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेटमेंट होगी और राइट हैंड साइड पे एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, पाइथन में किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेटर है जैसे कि एंड, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेटमेंट होगी और राइट हैंड साइड पे, और दोनों स्टेटमेंट्स बूलियन स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, बूलियन, x इज लेस देन 5, ये बूलियन स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। x में जो भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर 10 है, 10 क्या 5 से छोटा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका दो में से एक जवाब होगा, हाँ या ना। बूलियन स्टेटमेंट है। उसी तरह ये भी एक बूलियन स्टेटमेंट है, x इज लेस देन 10। तो एंड के ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे भी एक बूलियन स्टेटमेंट होगी और राइट हैंड साइड पे भी। अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों ट्रू हैं। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो एंड का ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एंड के ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं बेसिक मैथ वगैरह में या हमने प्रोग्रामिंग में। एंड क्या करता है, उसके लेफ्ट और राइट के दोनों अगर ट्रू होंगे करेगा ट्रू। क्या करता है वही, और के लेफ्ट और राइट के दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, इसकी अपनी एक लॉजिक बेस है, इसको अलग इंस्टेंसेस पे हम यूज करते हैं, इसको किसी और इंस्टेंस पे। ये डिपेंड करता है कि हम अपने कोड में इस वक्त क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और भी। ठीक है, तो और में क्या है कि इसके लेफ्ट पे या राइट पे इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो और रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, नॉट क्या करता है, नॉट क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट। ठीक है, अब अगर हमें कोई आउटपुट मिल रहा है, देखिए x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, ये वाला हमने क्या किया, इसको यूज किया एंड के स्टेटमेंट को, और मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल के नॉट लिख दिया। नॉट क्या करता है, कोई भी हमें आउटपुट रिटर्न हो रहा है ट्रू या फॉल्स, नॉट जब हम उसमें लगा लेंगे तो वो उसको रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो वो उसको रिवर्स करके फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो वो उसको रिवर्स करके ट्रू कर देगा, बस। तो इसको हम कोड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे चलते हैं कि हम वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन कितनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज इक्वल्स टू प्रिंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ आउटपुट हेलो। देखें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कि पाइथन में एक ऐसी लैंग्वेज है जो लूजली टाइप लैंग्वेज है। ये मैं कल बताना भूल गया था, तभी आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट हम चीज देखते हैं, वो क्या है कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स में हम फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। ये प्रिंट का फंक्शन है, हमें पता है पाइथन के अंदर। मैंने क्या किया, आउटपुट के वेरिएबल में इस प्रिंट के फंक्शन को स्टोर कर दिया। अब ये जो आउटपुट का वेरिएबल है एज अ प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको मैं नाम दे सकता हूँ मिसाल के तौर पर छापो। इंग्लिश में प्रिंट को क्या कहते हैं, छापो, तो यहाँ पे छापो लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये जो छापो है प्रिंट, इसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, उर्दू लैंग्वेज में। अब ये छापो जब जब मैं यूज करूंगा ये क्या करेगा, मेरी मेरी कंसोल पे वो चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, और ये भी वही तमाम चीजें ले रहा है जो प्रिंट ले रहा है। देखें इसके इंटेलिजेंस में भी ये क्या बता रहे हैं, छापो असल में क्या है, एक प्रिंट फंक्शन है। तो पाइथन में एक और खास बात है कि हम वेरिएबल्स के अंदर फंक्शंस तक को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। एक वेरिएबल बना लेता हूँ x। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 इज लेस देन 5 एंड 20 इज ग्रेटर देन 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एंड है, इसके लेफ्ट साइड पे एक स्टेटमेंट है और राइट साइड पे एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों रिटर्न करेंगी कोई बूलियन वैल्यू, और एंड इन दोनों बूलियन वैल्यूज को इंटरप्रेट करेगा, चेक करेगा कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर देगी, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं या दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है हमें रिटर्न क्या कर देगी, फॉल्स। और स्टोर कहाँ हो रहा है, एक्स के वेरिएबल में। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई
तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं कि मुझे ये लाइन की जो कोड आपने लिखा मुझे समझ नहीं आया। अगर समझ आ गई तो ओके लिख लें, ताकि पता लग जाए ना कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, x इज इक्वल टू को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये तो समझ आ रहा होगा कि भाई एंड का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, उसको लेफ्ट साइड पे भी एक बुलियन स्टेटमेंट चाहिए और राइट साइड पे भी। बुलियन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 10 इज लेस देन 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लेस देन 5 है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नो। ठीक है, ठीक है, नहीं। आपका जवाब या तो हाँ होगा या नहीं। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके दो में से कोई एक जवाब हो, हाँ या नहीं, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बुलियन स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह ये भी एक बुलियन स्टेटमेंट है, 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये इसका जवाब क्या है? हाँ, क्योंकि 20 10 से बड़ा है। और इसका जवाब क्या है? नहीं, 10 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। और राइट का आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। तो एंड क्या करेगा? एंड कहता है भाई मेरे दोनों साइडों पे ट्रू होना चाहिए बस। ठीक है, तो जबकि इसके लेफ्ट साइड पे क्या है? फॉल्स है। तो एंड का ऑपरेटर इस पूरी स्टेटमेंट में हमें रिटर्न क्या कर देगा? फॉल्स। तो मैं सिंपली बस मैं इसको पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट के फंक्शन में डाल देता हूँ। ये मैंने इसलिए नहीं डाला था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट में डाला और इसको मैंने रन किया, तो आप देखें आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, जो भी एंड का की स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पूरी स्टेटमेंट का आउटपुट जो भी है उसको एक्स में स्टोर कर दो। अब बताए, कोई मुझे बताए कि एक्स के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? कौन मुझे बताएगा? कौन बताएगा कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो एक्स के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? बूल। बिल्कुल ठीक कहा इरफान ने कि एक्स के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? बूल। क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है? या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, आउटपुट हमारा वही आएगा। इसको मैंने रन किया, आंसर वही आया। ठीक है, इसको जरा इसको ट्रू कर देता हूँ मैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो अब देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। एंड के लेफ्ट और राइट पे दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ट्रू होंगे तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। इसको रन करता हूँ तो आउटपुट मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एंड का ऑपरेटर। उसी तरह और को भी समझ लेते हैं। 10 इज लेस देन 5 और 20 इज ग्रेटर देन 10। वही मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मगर इसका एक फॉल्स है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, मगर हमें रिटर्न ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि और कहता है भाई नो मैटर कि मेरे एक तरफ फॉल्स हो, चाहे इस तरफ या इस तरफ, बस एक ट्रू होना चाहिए। मेरे लेफ्ट और राइट पे कोई भी एक ट्रू होगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू डायरेक्टली बस। ठीक है, यहाँ तक के जब वो और की एक और खास बात बताऊं कि अगर ये ट्रू हुआ ना तो वो इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि कंपाइलर हमारा यहाँ से शुरू होगा ना, पहले इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा। तो पहले जब इसको चेक कर रहा होगा ना, जैसे ये ट्रू इसको मिला ना, वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देगा। क्योंकि और क्या कहता है, बस मुझे एक ही ट्रू चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ वाई को, तो मेरा आउटपुट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इनमें से ये वाली एक तो ट्रू है ही ना। तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट, तो आउटपुट इसका भी ट्रू आ गया। दोनों जब फॉल्स होंगी, मिसाल के तौर पर ये भी, इसको भी मैं फॉल्स करूँ, तब ही मेरा आउटपुट फॉल्स होगा, क्योंकि और के दोनों साइड पे फॉल्स है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका आउटपुट फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया और का ऑपरेटर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं नॉट के ऑपरेटर। ठीक है, नॉट z इज इक्वल टू नॉट y। मैंने क्या किया, नॉट का ऑपरेटर यूज किया। नॉट एक सिंगल पैरामीटर लेता है। देखें, एंड लेफ्ट पे भी वैल्यू मांग रहा था, राइट पे भी, और लेफ्ट पे भी मांग रहा था, राइट पे भी, जबकि नॉट मुझे कहता है कि मुझे एक ही वैल्यू दो। ठीक है, एक ही बुलियन वैल्यू। मैं क्या करूंगा, बस इसको रिवर्स कर दूंगा। तो y का आउटपुट अब तक हमारे पास क्या था? फॉल्स। नॉट क्या करेगा, y को ट्रू करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और याद रखें, y की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, बल्कि बस वो y की वैल्यू को उठाएगा, सिर्फ वैल्यू को उठाएगा, उसको अल्टर करेगा और z को दे देगा। बस y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं z को। प्रिंट z, तो
यहाँ तक y की वैल्यू हमारे पास फॉल्स थी, सॉरी जब z को हम प्रिंट करेंगे तो z की वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि फॉल्स को जब हमने नॉट किया तो ट्रू हुआ, ट्रू z के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि z इज इक्वल टू नॉट y। तो जरा हम रन करते हैं, जब मैंने इसको रन किया देखें यहाँ पे ट्रू, सही है। और ये मैंने जो बताया कि भाई नॉट वाई वाई को चेंज नहीं करेगा, उसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने किया प्रिंट वाई, नॉट वाई करने के बाद भी जरा वाई को प्रिंट करके देख लेते हैं कि वाकई मैं जो बात कह रहा हूँ वो हकीकत है कि नहीं। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि देखिए फॉल्स ही है उसके अंदर, वाई की वैल्यू जो पहले थी वही अभी भी है। यानी कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे हम तो डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं ना, यहाँ हम कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं जिसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी, ठीक है। तो ऑपरेटर्स ये जो एंड और नॉट के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये इनको चेंज नहीं करते, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करते। जैसे नॉट वाई ने वाई की वैल्यू को चेंज नहीं किया, बल्कि वाई की वैल्यू को उठाया और उसको अल्टर कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी जो मैंने कही, ठीक है। अगर समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट भी लॉजिकल ऑपरेटर्स का तो यस लिख लें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, और किसी को अगर कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हम आते हैं अपने स्लाइड की तरफ। लास्ट ऑपरेटर्स हैं, कौन से हैं? यार मेरा कर्सर घूम जाता है, बार बार घूम जाता है। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन नाम से पता लग रहा है किसी दो चीजों को कंपेयर करना, ठीक है। जैसे आमतौर पर हमारे घर वाले हमें और हमारे चाचा के बेटे को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, कि आपके चाचा का बेटा तो बहुत अच्छा है पढ़ने में और आप जो हैं पढ़ने में अच्छे नहीं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करता है पाइथन का, वो भी दो चीजों को कंपेयर करता है। यहाँ पे बहुत से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें दिख रहे हैं, कितने हैं? 6। डबल इक्वल, सबसे पहला डबल इक्वल। किसी को कोई सवाल है? मेरे ख्याल से किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, अगर सवाल है तो पूछ सकता है। एक मिनट जरा मैं अपनी चैट देख लूँ। अगर सवाल नहीं है तो आप माइक बंद कर सकते हैं, फिर मैं ताकि अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊं। अगर सवाल है तो आप डायरेक्ट पूछें, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसी भी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं कि आया ये दोनों चीजें बराबर हैं या इनमें से एक कोई बड़ी है या छोटी। इन कंपैरिजन में से इनको हमने यूज भी कर लिया, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो सबसे पहला है इक्वल्स। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर भी दो वैल्यूज लेता है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ये चेक करेगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। यानी कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये भी ट्रू या फॉल्स ही, सही है। तो ये डबल इक्वल टू क्या करेगा? अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फॉल्स। उसी तरह नॉट इक्वल्स, ये क्या कहलाता है? नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल। यानी कि अगर x बराबर नहीं है y के तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू, ठीक है। मिसाल के तौर पर x में 10 है, y में 20 है। मैं क्या कह रहा हूँ? 10 इज नॉट इक्वल टू 20। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या कहेंगे? यस। आपका जवाब होगा यस, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 20। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। अगर x के अंदर भी 10 है, y के अंदर भी 10 है और मैं कहूँ 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो आप क्या कहेंगे? नो, ये 10 इक्वल है 10 के, तो ये रिटर्न क्या कर देगा? फॉल्स, ठीक है। यानी कि नॉट इक्वल टू का जो ऑपरेटर है तब रिटर्न ट्रू करता है जब लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज इक्वल नहीं होती, जब इक्वल Hey, होती हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। उसी तरह ग्रेटर देन ये हमने यूज कर लिया है, लेस देन भी अभी तक हमने यूज कर लिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है ये जरा समझने की बात है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये इंपॉर्टेंट है, जरा सुने। देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि x बड़ा है या बराबर है y के। मिसाल के तौर पर x में 10 है, y में भी 10 है, तो x बड़ा तो नहीं है y से मगर बराबर तो है ना। तो ये रिटर्न ट्रू तब करेगा जब x की वैल्यू या तो y से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। अगर उससे छोटी हुई तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, सही है। उसी तरह लेस देन इक्वल्स टू, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। इसका मतलब ये कि x की जो वैल्यू है वो y से या तो छोटी हो या उसके बराबर हो,
अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होती है तो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न क्या कर देगी, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। तो इसको टेस्ट करने की जरूरत है, चलो टेस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10। ये डबल इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर है कंपैरिजन, ये कंपेयर करेगा लेफ्ट और राइट की वैल्यूज को। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10, मैंने क्या किया, इन दो को हटा के रिप्लेस करके a b लिख दिया। ठीक है, आप वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू a डबल इक्वल्स टू b। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो डबल इक्वल्स टू है, ये क्या चेक करेगा कि क्या a और b दोनों बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, और मैं इसको वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ बस। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, यकीनन ट्रू। x को प्रिंट करके देख लेते हैं, आंसर हमारा होगा ट्रू। ठीक है, ट्रू आंसर। अब अगर b की वैल्यू 11 कर दूं तो यकीनन फॉल्स आंसर होगा, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 11। तो इसको जरा मैं रन करता हूँ, तो आंसर मेरा क्या आ गया, कंपाइल नहीं हो रहा, वेट, क्या हो गया इसको, ओके, कंपाइल हो गया और आंसर मेरा क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो ग्रेटर देन तो आपने सीख लिया है, लेस देन भी सीख लिया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हम वापस अगर इधर आ जाएं, आपको दिखा दूं, तो यही कोड आपने यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। बस आपको समझने क्या है, एक चीज समझनी है कि तमाम ऑपरेटर्स लेफ्ट पे भी वैल्यू मांगते हैं और राइट पे भी, और उनको कंपेयर करने के बाद हमें जो चीज रिटर्न करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या चीज रिटर्न करते हैं, एक बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब आप उस बूलियन वैल्यू को इंटरप्रीट करेंगे, चेक करेंगे कि ये ट्रू है तो मैंने ये काम करना है, अगर फॉल्स हुआ तो मैंने ये काम करना है। आमतौर पे तमाम ऑपरेटर्स को हम इफ कंडीशंस वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने इफ नहीं पढ़ा, इसलिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का कोई कोड नहीं लिख रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इफ कंडीशन वगैरह, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ये मैं आपको बताना जरूरी था कि पाइथन का बिल्ट इन के नाम का मॉड्यूल। ठीक है, इट इज अ मॉड्यूल इन पाइथन which offers some important built-in functions to use without importing any module in Python file। ठीक है, ये क्या है कि पाइथन का एक मॉड्यूल है जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, पहले से मौजूद है, जो हम किसी भी पाइथन फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। और मॉड्यूल क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात, मॉड्यूल सिंपल सी एक पाइथन की फाइल होती है बस। ठीक है, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस मौजूद होते हैं, और हम उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अपने मॉड्यूल्स भी बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने लिस्ट किए हैं बिल्ट इन के, जैसे कि प्रिंट। अभी देखें आप, आपने देखा होगा मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, ठीक है, बगैर किसी चीज को इम्पोर्ट की। ठीक है, जैसे सी शार्प में हम क्या करते हैं, अगर आपने सी शार्प पढ़ी हो, कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज करने के लिए हम क्या इंपोर्ट करते हैं, सिस्टम की लाइब्रेरी, यूजिंग सिस्टम ऊपर लिखते हैं ना सबसे ऊपर, तो वो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कंसोल की क्लास है। तो कंसोल की क्लास जब तक हमारे पास मौजूद नहीं होगी, हम उसको यूज नहीं कर सकते हमारी फाइल के अंदर, इसीलिए हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने सी शार्प पढ़ी है तो आपको पता होगा। मगर पाइथन के पास बिल्ट इन पहले से मौजूद कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बहुत से यहाँ पे देखें, प्रिंट, इनपुट, फॉर्मेट, एग्जिट, इवेल, और एब्सोल्यूट, एस्की, बाइनरी, बूल, कैरेक्टर, ये तमाम जो ये फंक्शंस हैं, इनमें से मैं दो, ये जो एग्जिट और इवेल, ये आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह आगे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे हमें पता लगते रहेंगे, मगर ये मैं सोच रहा था कि ये जो दो फंक्शन है ना, बड़े ही बेहतरीन फंक्शन है, आपको पता होने चाहिए। तो मैं आता हूँ जरा अपने कोड की तरफ। ठीक है, बिल्ट इन है इसलिए हम जब डायरेक्ट पाइथन की फाइल के अंदर यूज करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एग्जिट। ठीक है, ये इसका, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करो। एग्जिक का फंक्शन कहता है कि मैं चीज को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मुझे आप बस कोड दो। यानी कि एग्जिट के फंक्शन के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर
अगर हम कोई भी पाइथन का कोड लिख ले वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट हेलो। अगर देखें यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने एक पाइथन की एक लाइन ऑफ कोड एज अ, मैंने स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड किया एग्जिक को, ठीक है। तो एग्जिक क्या करेगा, इसको एज अ कोड इंटरप्रीट करेगा और जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि हमारे स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, हेलो। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरा आउटपुट क्या आ गया, हेलो। एग्जीक्यूट एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग वैल्यू मांगता है और कहते हैं पाइथन का कोड दो, जो भी आप कोड दोगे मैं इसको चला लूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक फंक्शन है। इसको आमतौर पर पता है क्या है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, एग्जिक के फंक्शन पे बहुत ज्यादा छाया जाता है। मिसाल के तौर पर दे देता हूँ, अगर आपने कोई पाइथन का कोड किया है बैकएंड पे, आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आपने बैकएंड पे पाइथन का कोड किया है, ठीक है। तो कोई हैकर अगर आ जाए, वो आपके कंपाइलर तक अगर पहुंच जाए जहाँ पे आपका कोड है, वहां पे अगर एग्जिक के फंक्शन को यूज करते हुए कोई कोड, कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहे, तो वो आपके सर्वर पे कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकता है इस फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है। तो जब वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है पाइथन पे, वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो बहुत ज्यादा खास चेक लगाया जाता है इस एग्जिट के फंक्शन पे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसका काम क्या है। उसी तरह ईवेल, ठीक है। ईवेल क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इवेल्युएट की, किसकी, इवेल्युएट। यहाँ लिख लेता हूँ, इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट का क्या मतलब है, किसी भी वैल्यू को, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी आपके पास क्या कहते हैं उसको, एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करो। किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इवेल्युएट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी, 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। इवेल क्या करेगा, इसको इवेल्युएट कर देगा, इसको कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म में, सिंपल अल्फाज में क्या करेगा, इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा और जो भी आंसर है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा जो आंसर है, सॉरी इवेल्युएट आंसर जो रिटर्न हुआ उसको मैं वेरिएबल में सेव कर देता हूँ आंस, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एन एस आंस। जरा इसको मैं जब मैं रन करूंगा तो आंसर क्या है, 122। अच्छा